नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्ष्य स्कूल 2 और हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 क्लास 7th का। तो हम जल चैप्टर जो था वो पढ़ रहे थे और यहाँ इसमें हमने समझ लिया था कि जल क्या है, जल चक्कर क्या है और विभिन्न तरह के जो समुंदर हैं, समुद्रों के बारे में भी हमने पढ़ लिया था, महासागरों के बारे में और किस तरह से जल का वितरण हुआ है उसके बारे में और परिसंचरण के बारे में, तरंगों के बारे में हमने पढ़ लिया था कि तरंग क्या है। और 2004 की जो ये घटना जो कि जिसमें सुनामी आई थी और इससे हमारे भारत के जो कई इलाके जो हैं वो दक्षिण पूर्वी इलाके जो प्रभावित हुए थे और अंडमान निकोबार द्वीप भी। और आज हम पढ़ेंगे इसी में ज्वार भाटा क्या है। तो पीछे हमने कर लिया था इस जो 2004 की घटना सुनामी आई थी उस वहाँ तक। आज हम पढ़ेंगे ज्वार भाटा से। तो इस शब्द को समझने की कोशिश करते हैं, ज्वार और भाटा क्या है। तो दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। तो देखिए, जब आप इस नियम को याद रखें कि महासागरीय सतह पर जल का एक दिन में यानी 24 घंटे के अंदर 2 बार जल का एक बार उठना और गिरना यानी वापस चले जाना। तो ज्वार भाटा, ज्वार कब हम कहते हैं, जब जो है वो महासागर का जो जल है वो किनारे पर आता है और अपनी मैक्सिमम दूरी तक जाता है। जहाँ तक उसकी मैक्सिमम दूरी है वहाँ तक वो जल की जो जो उठा हुआ जल आएगा वहाँ तक जाएगा। जब वो वहाँ तक जाएगा उसे कहेंगे हम ज्वार। और जैसे ही वो पीछे की तरफ वापस समुंदर में आएगा उसे हम कहते हैं भाटा। तो इसकी डेफिनेशन को आप याद कर लें, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है। कहने का अर्थात ये है, मतलब कि जब सर्वाधिक ऊंचाई तक, जैसे मान लीजिए समुद्र का कोई किनारा है और उसके बाद वो किनारे से भी आगे बढ़कर मैक्सिमम दूरी तक जाता है उठकर और उस किनारे को डुबो देता है, उसे हम कहते हैं ज्वार। और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक चला जाता है यानी वापस पीछे समुद्र में हट जाता है और अपने समुद्र तट के निम्नतम स्तर तक पीछे हट जाना, उसी को हम कहते हैं भाटा। तो ज्वार यानी उठकर समुद्री किनारे को डुबो देना और भाटा यानी जल का पीछे चले जाना। तो इस तरह ये है ज्वार और भाटा। ज्वार जब पानी उठकर आगे आता है, किनारे को डुबो देता है, तब उसे ज्वार कहते हैं और भाटा जब निम्नतम स्तर तक वापस पानी पीछे चला जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि ज्वार भाटा कितनी तरह का है। तो आगे हम देखेंगे कि ज्वार भाटा 2 तरह का होता है, उच्च ज्वार भाटा और निम्न ज्वार भाटा। तो पढ़ते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। अब इसके आने का कारण हमें पता चला कि जो भी आकर्षण बल होता है सूर्य और चंद्रमा का, ये दोनों जो है इनमें गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जैसे पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण हम जो भी चीज़ पृथ्वी के यानी आसमान की तरफ फेंकते हैं वापस पृथ्वी पे आ जाती है, तो पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। उसी तरह से सूर्य और चंद्रमा का अपना शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल है। अगर इन दोनों में पूछे कि दोनों में से किसका सर्वाधिक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण है, तो वो चंद्रमा का। वैसे सूर्य बहुत बड़ा है लेकिन चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है, इसीलिए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं हम। तो इनके कारण ज्वार भाटा आता है, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उसमें चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल से जल अविकर्षित होता है, यानी चंद्रमा उस जल को अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। कब? एक तो पूर्णिमा और दूसरा अमावस्या। पूर्णिमा यानी जब पूरा चांद हमें दिखता है और अमावस्या जब हमें चांद जो है वो बड़ा तो होता है लेकिन हम जिसका ज़्यादातर भाग जो होता है वो हमें काला दिखाई देता है। और वो क्यों? क्योंकि उस समय ग्रहण लगा होता है
वो दिन में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। कौन कौन से दिन? पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ही यह एक सीध में होते हैं। कौन कौन? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। तो और इसमें सबसे उच्च ज्वार उठते हैं। तो इस कंडीशन को आप देख रहे होंगे, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा बृहद ज्वार लिखा हुआ है, और एक समय पूर्णिमा है और दूसरे समय है अमावस्या। पूर्णिमा हमें दिख रही है ऊपर वाली डायग्राम में, जो आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर बृहद ज्वार भाटे में ऊपर ये पूर्णिमा है, क्योंकि इस समय हमें पूर्ण चंद्रमा दिखाई दे रहा है, और नीचे वाली कंडीशन में अमावस्या है। क्योंकि अब हमें चंद्रमा जो है वो काला दिखाई दे रहा है। क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है वो चंद्रमा तक नहीं पहुंच रही है, और सूर्य जो है चंद्रमा जो है सूर्य की रोशनी की वजह से ही हमें चमकदार दिखाई देता है, क्योंकि ये लाइट रिफ्लेक्ट करता है और वही लाइट पृथ्वी पर आती है, और हमें ऐसा लगता है कि इसकी अपनी रोशनी है। किसकी? चंद्रमा की। पर चंद्रमा का अपनी कोई रोशनी नहीं है। यह एक ग्रह है और ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता। हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। तो इन दो कंडीशन में हमारे पास क्या आता है? बृहद ज्वार आते हैं, यानी पानी जो है वो बहुत ज़्यादा अपने मैक्सिमम जहाँ तक इसकी पहुँच होती है वहाँ तक उठता है, किनारे को डुबो देता है और फिर वापस अपने निम्नतम स्तर तक चला जाता है। इसे हम कहते हैं बृहद ज्वार, जो कि आते हैं पूर्णिमा और अमावस्या की दिनों में। तो यहाँ पर बृहद ज्वार की स्थिति आप देख रहे होंगे। सूर्य और चंद्रमा का जब दोनों एक ही दिशा में पानी को ज़्यादातर पानी को अपनी तरफ खींच रहे हैं। कौन? सूर्य और चंद्रमा जो है ऊपर डायग्राम में आप देखेंगे तो सूर्य और चंद्रमा एक सीध में है, दोनों राइट साइड हैं लेफ्ट साइड आपको दिख रहे होंगे। तो दोनों का आकर्षण बल साथ काम कर रहा है और बृहद ज्वार आ रहे हैं, यानी पानी अपनी मैक्सिमम पहुंच तक जा रहा है। नीचे वाले डायग्राम में भी आप बृहद ज्वार देख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक तरफ सूर्य है और दूसरी तरफ चंद्रमा। लेकिन इस कंडीशन में भी बृहद ज्वार आते हैं, क्योंकि सूर्य का आकर्षण बल इतना ज़्यादा नहीं होता है चंद्रमा के मुकाबले, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। इसलिए चंद्रमा का आकर्षण बल जो होता है वो ज़्यादा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण जो है वो पानी अपनी मैक्सिमम पहुंच तक जाता है। तो इन दोनों कंडीशनों में बृहद ज्वार आते हैं। यह हम समझ चुके हैं कौन सी कंडीशन थी, अमावस्या और पूर्णिमा की। तो इसके बाद हम देखेंगे, लेकिन चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है, तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, तो परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। तो निम्न ज्वार भाटा किन कंडीशन में आ रहा है? ये इसकी भी दो कंडीशनें हो सकती हैं। एक बार आपको चंद्रमा इस कंडीशन में ऊपर वाली अगर आप कंडीशन में देखें तो यहाँ पर आपको लघु ज्वार भाटा, लघु यानी निम्न ज्वार भाटा हम कहेंगे, तो इसमें भी एल की कंडीशन बनती है, फिर चाहे ये चंद्रमा पृथ्वी से ऊपर हो चाहे चंद्रमा पृथ्वी से नीचे हो। तो ये भी दो कंडीशन में हो सकता है, लेकिन यह भी लघु ज्वार भाटा है, क्योंकि इसमें चंद्रमा का आकर्षण और सूर्य का आकर्षण बल अपनी अपनी तरफ पानी को खींचता है, तो ना पानी चंद्रमा की तरफ ज़्यादा आ पाता है ना ही सूर्य की तरफ। तो इसे कहते हैं लघु ज्वार भाटा। तो हमने दोनों कंडीशनों को समझ लिया है, बृहद ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा कब आएगा। तो चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है, तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में से महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। इसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। तो उच्च ज्वार नौ संचालन यानी नाव के चलाने के लिए सहायक होता है। कैसे? क्योंकि यह जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाता है। तो तट की ऊंचाई तक जल जो है वो किनारों की तरफ बढ़ता है और अपने आप जो है वो हमारा जहाज़ जो है वो किनारे की तरफ लहरों के साथ बढ़ता चला जाता है। यह जहाज़ को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं।
कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तब आप देख रहे होंगे यहाँ पे बताया हुआ कि ज्वार भाटा भी इंसानों के लिए मददगार है। एक तो नाव चलाने के लिए, दूसरा मछलियाँ पकड़ने के लिए और तीसरा बिजली का उत्पादन करने के लिए। तो यहाँ पे आप इस कंडीशन को याद रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बृहद ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा। तो लघु ज्वार भाटे की भी दो कंडीशनें बन सकती हैं, सूर्य, पृथ्वी और ऊपर चंद्रमा। और दूसरी कंडीशन लघु ज्वार भाटे की सूर्य, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे चंद्रमा। दोनों कंडीशन में एल बनता है। और बृहद ज्वार भाटा पूर्णिमा और अमावस्या, और पूर्णिमा और अमावस्या कब होते हैं हम पीछे अभी हम समझ चुके हैं। तो अब हम ज्वार भाटे की स्थिति को समझ चुका है, इसका डेफिनेशन क्या होती है वो भी हम समझ चुके हैं ज्वार और भाटे की। अब हम देखेंगे महासागरीय धाराएं। तो महासागरीय धाराएं क्या होती हैं? महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। तो महासागरीय धाराएं वो होती हैं जिनकी जो दिशा होती है वो निश्चित होती है, और ये नियमित यानी रोज जो है वो एक ही दिशा में आगे बढ़ती जाती हैं। और इसी धाराओं को हम बोलते हैं, कौन सी धाराएं? महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो गर्म और ठंडी। तो दो प्रकार की महासागरीय धाराएं होती हैं। इस क्वेश्चन को आप याद करें, समझने की कोशिश करें। गर्म और ठंडी। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। कहाँ पर? गर्म जो महासागरीय धाराएं हैं वो कहाँ पर उत्पन्न होती हैं? भूमध्य रेखा के ऊपर। अब भूमध्य रेखा के ऊपर ही क्यों गर्म होती हैं? क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं लगातार वर्ष भर सीधी पड़ती हैं, और जहाँ पे किरणें सीधी पड़ती हैं वहाँ का तापमान ज़्यादा होता है, और जो है तापमान ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर गर्म धाराएं उत्पन्न होती हैं। और दूसरी तरफ ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। यानी ये वाली जो धाराएं हैं, यहाँ पर अगर आप समझने की कोशिश करें, अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर आपको 0 डिग्री दिख रहा होगा मानचित्र के बीच में, जहाँ पे विषुवत्ती विपरीत धारा और विपरीत धारा आप देख रहे होंगे। इसी के साथ यह जो विषुवत्ती वृत्त आप 0 डिग्री देख रहे होंगे, इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। यानी इस रेखा के आसपास की जितनी भी आप धाराएं देख रहे होंगे लाल कलर की, यह सारी गर्म जल धाराएं हैं। गर्म जल धाराएं हैं, और इनकी स्थिति क्या होती है? यह भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती हैं, फिर चाहे उत्तरी ध्रुव हो फिर चाहे दक्षिणी ध्रुव हो। तो यहाँ पर एक बात को आप याद रखें, जो गर्म जल धाराएं हैं वो भूमध्य रेखा से उत्पन्न होती हैं और कहाँ जाती हैं? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलती हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ। और ठंडी जलधाराओं की अगर बात करें तो वो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ चलती हैं। यानी पृथ्वी के आप इस मानचित्र को देख रहे होंगे, आपको पता चल रहा होगा कि ऊपर अगर आप बात करेंगे तो उत्तर दिशा है, नीचे की ओर आप देखेंगे तो दक्षिण दिशा है। यानी उत्तर की तरफ उत्तर ध्रुव है, दक्षिण की तरफ दक्षिणी ध्रुव पड़ता है। तो गर्म जलधाराएं जो हैं वो भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुवों की ओर या दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं, और ठंडी जलधाराएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं और समझने की कोशिश करें ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधाराओं के बारे में। तो ये लाल कलर से आप गर्म जलधाराएं देख रहे होंगे, और जो आपको नीले कलर से ये जलधाराएं देख रही हैं जो कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आपको चलती हुई दिख रही होंगी। यहाँ पर जो ये रेखाएं मुड़ी हुई हैं आप देख रहे होंगे नीले कलर से, तो ये रेखाएं कौन सी हैं? ये ठंडी जलधाराएं हैं। तो इसको समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर इन जलधाराओं को पेपर में कमीशन के लिहाज से तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और 2018 में भी 2019 में भी कमीशन में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। और जो कि क्वेश्चन कौन सा था? वो था ये, वहाँ पे पूछा गया था कि हिंद महासागर जो है इसमें कौन सी जलधारा बहती है। तो वहाँ पे हमने बताना था, जो अगुलहास आप देख रहे होंगे ये वाली जो जलधारा है इसके बारे में पूछा गया था।
कि यह वाली जलधारा यहाँ पर बहती है। और इस बार भी 2000, अगर आप 19 की बात हमने कर ली, अगर 2020 की बात करें जो कमीशन दिसंबर महीने में आया था, तो उसमें भी पूछा था कौन सी जलधारा के बारे में, लेब्राडोर जलधारा के बारे में। तो वहाँ पर यह पूछा था कि गल्फ स्ट्रीम का लेब्राडोर जो जलधारा है वो हिस्सा है या नहीं, तो वहाँ पे हमने बताना था। तो इस तरीके से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके जेबीटी और टैट के लिहाज से भी। और तो वहाँ पर पूछ सकते हैं कि कौन सी जलधारा ठंडी या गर्म होती हैं और ध्रुवों से किस तरफ बहती हैं। तो आप इस लेसन को, इस मानचित्र को काफ़ी शिद्दत से पढ़ें और याद करने की कोशिश करें, थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर आपको विभिन्न तरह की जलधाराएं दिख रही होंगी इस मानचित्र में, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इन जलधाराओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हमने कहाँ पढ़ा था, हम पढ़ रहे हैं महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं, दो तरह की होती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। अगर आप आसानी से समझने की कोशिश करें तो सीधा मतलब यही है कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ। आगे हम देखेंगे लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं होती हैं। यानी जो आप लेब्राडोर जलधारा देख रहे होंगे जो कि अटलांटिक महासागर में पड़ती है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे अटलांटिक महासागर में आपको जो एस अक्षर से बना हुआ है, एस अक्षर के समान दिखता है हमें, आप देख रहे होंगे कनाडा के साथ ही आपको पूर्वी साइड दिख रही होगी डेनमार्क के नज़दीक लेब्राडोर जलधारा जो कि नीले कलर से आपको दिख रही होगी। इस जलधारा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यह शीत जलधारा है यानी कि ठंडी जलधारा है, तो इसी के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। तो लेब्राडोर जो है, लेब्राडोर के बारे में हम पढ़ रहे थे। लेब्राडोर महासागरीय धारा शीत जलधारा होती है जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा होती है। तो गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है वो गर्म जलधारा है। यहाँ पर आप गल्फ स्ट्रीम भी देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर में ही दिख रहा होगा आपको, लेब्राडोर के नीचे लाल कलर से आपको दिख रहा होगा गल्फ स्ट्रीम, तो ये गर्म है इसीलिए इसे लाल अक्षर से यहाँ पर दिखाया हुआ है। आगे हम जानने की कोशिश करते हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है, यानी जहाँ गर्म जलधारा पहुँच जाती है तो वहाँ का तापमान भी गर्म हो जाता है, और जहाँ पर ठंडी पहुँच जाती है तो वहाँ का तापमान ठंडा हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं दोनों एक साथ आपस में मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। यानी जहाँ पर दोनों जलधाराएं मिलती हैं, कौन कौन सी, ठंडी और गर्म, तो वो वाला क्षेत्र जो है वो मछली उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि मछलियों को वहाँ पर अपने हिसाब से जिस कंडीशन में वो रहती हैं वो वाला तापमान उन्हें मिल जाता है, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर जनन प्रक्रिया के कारण बहुत ज़्यादा मछलियों का उत्पादन वहाँ पर होता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। तो यहाँ पर आप पूर्वी तट, अमेरिका का पूर्वी तट देख रहे होंगे जहाँ पर गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जलधारा जो नीचे आती हैं वो ये आपस में मिलती हैं और मछली उत्पादन का क्षेत्र यहाँ पर बनता है। इसी तरह अगर आप जापान की बात करेंगे तो यहाँ पे भी जापान आयोशियो और क्यूरोशियो धारा मिलने के कारण एक मत्स्य उत्पादन का क्षेत्र जो है वो मिलता है। आयोशियो आप देख रहे होंगे शीत जलधारा और क्यूरोशियो आप देख रहे होंगे यहाँ पर लाल जलधारा, तो दोनों जब आपस में मिलती हैं तो मछली उत्पादन का केंद्र यहाँ पर बनता है। तो इन यहाँ पर मत्स्य का उत्पादन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। तो उस तरह से हमने गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिली, और जहाँ पर ये मिल जाती है वहाँ पर कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो वहाँ पर अगर आप नौ संचालन की बात करें यानी नाव संचालन की, तो नाव संचालन में दिक्कत होती है, क्योंकि जब ठंडी और गर्म जलधारा मिलती हैं तो वो वाला क्षेत्र पे काफ़ी धुंध पड़ी होती है और धुंधला दिखाई देता है, यानी कोहरा सा पड़ जाता है, जिसके कारण हमें देखने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। फलस्वरूप हम नौ संचालन यानी नाव का संचालन ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेसन है और आपके बेसिक के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण लेसन है, और
ज्वार-भाटा और महासागरीय धाराओं के बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और ठंडी और जल धाराओं को उनके क्षेत्र के हिसाब से याद रखने की कोशिश करें कि अटलांटिक महासागर में गर्म जल धाराओं को आप अलग से लिख लें जो आपको दिख रही हैं, और ठंडी को अलग से लिख लें। अटलांटिक महासागर का आप चित्र बना लें और उसका उत्तरी साइड की जो गर्म और ठंडी है उन्हें अलग से लिख लें, और दक्षिण साइड की जो आपको दिख रही होंगी अटलांटिक महासागर में ही, उन्हें अलग से लिख लें। ठीक इसी प्रकार आप हिंद महासागर में कर सकते हैं, क्योंकि हिंद महासागर में तो सिर्फ हमें दक्षिण साइड की ही जो धाराएं हैं वही लिखनी हैं, और प्रशांत महासागर में भी आप उत्तर की अलग से लिख लें, दक्षिण की अलग से लिख लें, और गर्म और ठंडी को अलग अलग लिख लें यहाँ से। तो इससे जो है वो आपको याद करने में आसानी होगी, और याद आपको करना ही पड़ेगा। और इसके याद करने का कोई ट्रिक नहीं है, आप अपनी समझ को बढ़ाएं और मैप को देख के ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करें। तो अब हम क्वेश्चन आंसर जो है वो कर लेते हैं। तो ये रहे आपके सामने क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या था कि वर्षण क्या है। तो ये 7th क्लास वाले स्टूडेंट के लिए मैंने उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे आंसर डाले हैं। बाकी टैट जेबीटी और कमीशन के जो स्टूडेंट हैं उन्हें खुद करेंगे। वो इनका सहारा तभी लेंगे जब वो नहीं उन्हें समझ आ रहा होगा। तो वर्षण क्या है? जल वाष्प संघनित होकर बादल का रूप लेते हैं और वर्षा, हिम, ओस और सहिम वृष्टि के रूप में धरती पर, समुद्र पर नीचे गिरता है। क्या? जब जल जो है वो वर्षण संघनित होकर बादलों से नीचे जब गिरता है, किसके रूप में? वर्षा और हिम, ओस और सहिम वृष्टि के रूप में जब नीचे गिरता है तब हम उसे वर्षण कहते हैं। जल चक्कर क्या है? जल का लगातार अपने स्वरूप को बदलते रहना जल चक्कर कहलाता है। लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक, तो जल की मात्रा, वायु की गति और सूर्य की एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति लहरों को प्रभावित करती है। महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक, तो महासागरीय जल की गति को समुद्र, चंद्रमा और महासागरीय जल में लवणता की मात्रा, वायु की गति, तापीय अंतर, पृथ्वी की घूर्णन गति, तो ये सारे प्रभावित करते हैं। ज्वार भाटा क्या है इसे हमने देख लिया है, आप देख सकते हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहती हैं, उसे हम महासागरीय धाराएं कहते हैं। आप इसे रोक करके देख सकते हैं आंसर। समुद्री जल नमकीन होता है। समुद्री जल नमकीन होने के कारण क्या है? अधिकांश नमक जो है वो सोडियम क्लोराइड, ये खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है, जो कि महासागरों में हमें दिखता है लवण के रूप में। समुद्री जल में लवणता की मात्रा अधिक होती है। समुद्र जल का नियमित रूप से भारी मात्रा में वाष्पीकरण होता है, किंतु लवणीय पदार्थों का वाष्पीकरण ना हो सकने के कारण समुद्र में नियमित रूप से वे बने रहते हैं, इसलिए समुद्र जल में लवणता निरंतर बढ़ती रहती है। तो जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है, इसे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मनुष्य जो है वो जल को निरंतर खराब करता जा रहा है, और आज भी यह प्रक्रिया जारी है। तो गवर्नमेंट को जो है वो इसे स्ट्रिक्टली कदम उठाने चाहिए और भारी जुर्माना जो है वो लोगों को लगाना चाहिए, ताकि लोग जल को गंदा ना कर सकें। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। अभी भी काम धरातल पर उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। आगे क्वेश्चन जो है वो आपने सही टिक करने थे, और आप देख रहे हैं क्वेश्चन, और इसे आप अपने हिसाब से नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाएं। तो कैस्पियन सागर क्या है? नाम तो सागर है, लेकिन ये विशालतम झील है। तो ज्वार भाटा, जल का एक बार उठना और बैठना। सुनामी, तीव्र भूकंपी तरंगे के कारण जो है वो सुनामी आती है। महासागरीय धाराएं तो निश्चित मार्ग पर चलती रहती हैं। तो इस तरह से हमने इस लेसन को पढ़ लिया है। अगली वीडियो में हम अगले लेसन को पढ़ेंगे। तो इस लेसन थोड़ा टेक्निकल था, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक समझ बढ़ाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आपको मुझे लगता है ज़रूर इस चैप्टर पे थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो लगातार मेहनत करते रहिए। पेपर का इंतज़ार ना करते हुए आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने की कोशिश करिए, और रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़िए और आपके बहुत काम आएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।